नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आपके ढेर सारा प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमने टोटल 34 टेस्ट तिहार की सीरीज लॉन्च कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। और ये सभी एग्जाम्स के लिए काम आने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ जीएस जिसमें आ रहा है उसमें सभी एग्जाम में काम आने वाला है। और आज हम हमारी सीरीज का 35वें क्रम का भाई स्टार्ट करने वाले हैं, और जो कि इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, और ओवरऑल अगर सीरीज देखें तो 351 नंबर का यह सीरीज होगा, 351 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले थोड़ा टफ ले लेते हैं, फिर थोड़ा इजी वाला भी क्वेश्चन ले आएंगे, है ना, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल में प्रिपरेशन हो सके। चलिए पढ़िए इसको। एक स्टेटमेंट है, इसमें पढ़ना है और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला लिखा हुआ है, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। आपको बताना है क्या विलय हो गया। आपको दो चीजों में अंतर समझना है, एक होता है संरक्षण काल और एक होता है नियंत्रण काल। संरक्षण काल क्या होते हैं? 1818 से 1830 के बीच में जो अधीक्षक लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ में शासन किया गया उसको बोलते हैं संरक्षण काल। और नियंत्रण काल उसको बोलते हैं जब 1854 के बाद जब रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई और हड़प नीति के तहत डलहौजी ने छत्तीसगढ़ को भी हड़प लिया, और 1854 के बाद जो शासन किए हैं कंप्लीट तरीके से, उसको बोलते हैं नियंत्रण काल। तो मैंने ये दो चीजों में अंतर बता दिया, इसको ध्यान रखना है। तो आपको बताना है क्या ये सही है। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। आप मुझे बताओ, जब संरक्षण काल था तब नियुक्ति की गई थी? बिल्कुल की गई थी। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट मतलब अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो दूसरा सही है, जबकि पहला वाला गलत है बॉस। गलत क्यों है बताओ? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश के अधीन नहीं आए थे, ब्रिटिश में विलय नहीं हुआ था, क्योंकि मराठा ही चल रहे थे। तभी तो 1818 से 1830 के बीच में, 1818 उसके बाद 1830 के बीच में फिर वापिस रघुजी तृतीय को शासन दिया था, याद है? हाँ चलो, चौथा सॉरी इसका तीसरा है, सुपरिटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंस के अधीन कार्य करना पड़ता था। जो अधीक्षक थे वो नागपुर में जो रेजिडेंट बैठता था ना, उसके अधीन काम करना होता था। ये बिल्कुल सही। तो दूसरा और तीसरा सच है भाई। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर सी है। देखो ये असिस्टेंट सेरिकल्चर एग्जामिनेशन में आया था सीजीपीएससी के, ठीक है। तो इसी प्रकार से सी ऑप्शन है। मैंने लगभग सारी चीजें समझा दी है। एक बार पढ़ के बताने बोलूँ तो पढ़ के बता दूंगा, नया नया फैक्ट मिल जाएगा। चलो सरसरी तौर पर पढ़ लेता हूँ। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ पर प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई, जिन्हें नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। छत्तीसगढ़ में नियुक्ति प्रथम सुपरिटेंडेंट एडबर्न के रूप में हुआ था। आप लोगों को पता 1829 में रघुजी भोसले और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई, लास्ट समय की बात है वापिस से। इसके माध्यम से रघुजी ने छत्तीसगढ़ का शासन अपने जिलेदारों के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया। मतलब रघुजी तृतीय जो है उसको वापिस अंग्रेज द्वारा शासन सौंप दिया गया 1830 में। और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश अधीक्षक क्राफर्ड जो लास्ट अधीक्षक था, ये सब फैक्ट नया मिलेगा भाई अगर इस प्रकार से पढ़ोगे तो। क्राफर्ड जो लास्ट अधीक्षक था, ठीक है, नाम पता चल गया। क्राफर्ड ने भोसले के प्रतिनिधि कृष्णा राव अप्पा, समझे, ये कौन था, जिलेदार, को छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया। वर्ष 1853, अब 53-54 की बात है ना, रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को नागपुर राज्य में विलय कर लिया गया, मतलब अंग्रेज के अधीन आ गए। इसको बोलते हैं नियंत्रण काल, और उसके पहले होता है संरक्षण काल। क्लियर है ना? छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शामिल हो गया। इस प्रकार मराठा संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का विलय साम्राज्य में हो गया, संरक्षण काल की जगह में नियंत्रण काल। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाए। ये लास्ट वाला लाइन को इसको समझिए, ये नियंत्रण काल के समय ऐसा होता है 1854 के बाद।
52 है अगला क्वेश्चन अपना। विलय के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए। देखो, ब्रिटिश सरकार के में जब विलय हो गया छत्तीसगढ़, 1854 की बात हो रही दोस्तों, 1854 की बात है। तब क्या क्या नए नए चीज काम किए गए बताना। दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना हुई, मतलब कोर्ट रूम चालू हुआ क्या? हाँ चालू हुआ। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हुई क्या? पहले ही हो गई थी लेकिन ये भी हुआ, सब जिले में कर दिया गया। ठीक है। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण, हाँ केंद्रीय जेल का निर्माण किया गया, हमारे आंदोलनकारियों को जेल में ठूसा गया, यही सब तो कारण थे। रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की गई। वो पोस्ट मास्टर कौन था? CBL स्मिथ, नाम लिख लो, आता है, याद करो। पोस्ट मास्टर कौन था? CBL स्मिथ। तो ये चारों ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। न्याय व्यवस्था पंजाब में सुधार करते हुए पंजाब में लागू सिविल कोड को न्याय आधार बनाया गया। परिणाम स्वरूप दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई। समझ आ गया कहाँ से लिया गया रेफरेंस? पंजाब से लिया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ में पंजाब पुलिस मैनुअल लागू करते हुए प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई। वही जमींदारी क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था जमींदारों द्वारा दी जाती थी, उसके लिए पैसा लिया जाता था, तो पुलिस अधीक्षक की भी नियुक्ति हो गई। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण कर कैदियों को राशन के स्थान पर क्या? मेस सुविधा शुरू कर दीजिए। मेस मतलब कैदियों को जेल में ही खाना देना शुरू कर दिया गया। 1 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त कैदियों को नागपुर भेजा गया। कहाँ भेजा गया? जो 1 साल से ज्यादा के सजा वाला था उसको भेजा गया नागपुर। 1885-86 में बिलासपुर में भी जेल की स्थापना हुआ। तो आपको याद रखना है, केंद्रीय जेल पहले कहाँ हुआ? पहले हुआ अपना रायपुर में, उसके बाद हुआ अपना BSP में, बिलासपुर में। क्लियर है। रायपुर में नवीन डाकघर बना, पोस्ट मास्टर की प्रतिस्थापना की गई। पोस्ट मास्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? नाम बताया ना, लेफ्टिनेंट स्मिथ। ठीक है, CBL स्मिथ पूरा नाम है, CBL स्मिथ, याद रखना है। ठीक है, नियुक्ति की गई। दफेदार की नियुक्ति जिला स्तर पर भी की। एक नया पोस्ट नाम है दफेदार, उसको भी याद कर लो। क्लियर है। यहां से पढ़ोगे तो पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन है, नहीं छूटेगा। ठीक है। 353 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में गतिविधि में नेतृत्व करता, गतिविधि और उसके नेतृत्व करता? सुमेलित नहीं है बोला है, आपको बताना है सुमेलित नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है बॉस बताओ? 1932 में हुआ है। चलिए देख लेते हैं। 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस मनाया गया। हाँ भाई, ये पेशावर दिवस मनाया गया। पेशावर अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। वहां पे घटना होने के विरोध में छत्तीसगढ़ में मनाया गया, जिसका नेतृत्व करता आपके पंडित सुंदरलाल बोल रहा हूँ, रविशंकर शुक्ल जी थे। वो करेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं वाला देखना है, तो करेक्ट जो नहीं होगा उसको देखना है। ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन इलिमिनेट होगा और 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना। फरवरी 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम आजाद के द्वारा किया गया। वानर सेना का गठन बिल्कुल बलीराम आजाद के द्वारा किया गया। बिलासपुर में भी वानर सेना का गठन हुआ था, किसके द्वारा किया गया आप लोग को बताना है। बता दूं क्या मैं? वासुदेव देवरस। किसके द्वारा? वासुदेव देवरस। वानर सेना का काम क्या था? अरे भाई, बड़े बड़े लोगों को अंग्रेज लोग पकड़ लिए थे, उसके कारण छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चों को क्या हो गया, लिखित में पत्र भेजते थे। एक जगह से दूसरे जाने के लिए लिखित वाले पत्र का इसके बच्चों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कि भाई ये इसी को कहा गया वानर सेना। ये सब बच्चे थे, बलीराम आजाद लोग। आजकल तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो चुके हैं। सी, फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना, ठाकुर छेदीलाल। बिल्कुल, ठाकुर छेदीलाल बिलासपुर के नेता है और ये जो है ना विदेशी वस्त्रों के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शित कर दिए थे। बिल्कुल सही है। उसके बाद डी देख लीजिए, मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन। देखो भाई, दुर्ग के नेता घनश्याम सिंह गुप्त हैं, ये क्लियर है, लेकिन इन्होंने नमक कानून के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं बता दूं, नमक कानून के लिए घनश्याम सिंह गुप्त नहीं किए। कौन कौन किए अभी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ई सुन लो। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है गलत होगा। अगर आंसर किया जाएगा तो यही वाला ऑप्शन आएगा, कौन सा? डी। लेकिन ई सुन लो, बालोद में फरवरी 1932 में कांग्रेस स्वयं सेवकों का जुलूस नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। बिल्कुल सही है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जो है वो बिलासपुर के नेता है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसको मैं बता देता हूँ। दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन करने वालों में घनश्याम सिंह गुप्त नहीं थे, दिमाग में बैठा लो, बल्कि इसमें नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, कौन कौन? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जो कि बालोद से, मान लो, है ना। ये पर देखो, बालोद तो पहले अलग था नहीं, इसको मानते हैं दुर्ग जिला ही मानते हैं, है ना, दुर्ग जिला में ही थे। बालोद तो बाद में अलग हुआ, लेकिन स्थान बोला जाएगा तो बालोद के नेता है। ठीक है। कौन? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। रामचंद्र देशमुख, रत्नाकर झा, तामशकर आदि शामिल थे। शेष सभी विकल्प सुमेलित है, अकेला डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी आएगा। घनश्याम सिंह गुप्त
ये भी दुर्ग के नेता हैं लेकिन नमक कानून में शामिल नहीं थे। क्लियर है? चलिए 354 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। 354 नंबर के क्वेश्चन ये है 1942 की घटना की बात। 1942 में कौन सा आंदोलन होता है बताओ? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके संबंधित व्यक्ति तो उसके नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अब देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आपका रायपुर षड्यंत्र केस। देखो षड्यंत्र केस है भाई, षड्यंत्र। कौन सा केस है? षड्यंत्र। इसमें क्या हो रहा था बताओ? आप लोग को छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़े हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तो बताओ उसमें क्या हो रहा था? ये भैया रिवॉल्वर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? रिवॉल्वर। कौन हमारे नेता थे रिवॉल्वर बनाने वाले बताओ? परसराम सोनी भैया, परसराम सोनी जी। कैसे याद रखोगे? देखो षड्यंत्र, स से स सोनी, स से सोनी, ये स है, यहाँ से सोनी, ऐसे याद कर लो। षड्यंत्र का सोनी, कंफ्यूजन होगा रायपुर डायनामाइट केस और रायपुर षड्यंत्र केस में। तो षड्यंत्र वाले को सोनी भैया करके याद कर लो। और रायपुर डायनामाइट केस की कौन है बताओ? रायपुर डायनामाइट केस है आपके ईश्वरी चरण शुक्ल भैया, ईश्वरी चरण शुक्ल जी रायपुर डायनामाइट के थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी का पहला। तो इतने में ही ऑप्शन देख लो। ए का चौथा कोई है क्या? अरे भाई सब में चौथा है यार, ऐसे में तो थोड़ा टफ आया है पेपर। अब बी का देख लेते हैं। ठीक है, बी वाले में पहला देखो तो एक जगह पकड़ा है और ये दो जगह पकड़ा है। अरे भाई दो ऑप्शन अभी भी आ रहा है। चलो और कोई याद है क्या? दुर्ग जिला में कचहरी में आगजनी। देखो कांस्टेबल का इतना टफ नहीं आएगा, मैं तैयारी करा रहा हूँ पीएससी का और कोई भी एग्जाम का। अभी तो हम पढ़ रहे हैं भाई, तो लेवल तो कोई भी आ सकता है, अकेला यही क्वेश्चन बना सकता है, यही क्वेश्चन बना सकता है। हमारा काम है पढ़ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लेवल का तैयारी हो सके, तब तो हम व्यापम को हरा पाएंगे। हर बार व्यापम हमको हरा रहा है, इस बार हमें व्यापम को हराना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए, दुर्ग जिला कचहरी की आगजनी कौन किया था भैया? ये बताओ। रणवीर सिंह शास्त्री तो विद्यार्थी है ना भाई, ये विद्यार्थी वाला था। और ये दुर्ग जिला वाला कौन था? रघुनंदन सिंगरौल। तो सी ऑप्शन आपका 2 आएगा। सी देखो 2, सी किसमें है भाई? 2 इसमें है, C2 इसमें तो 3 है, तो ये हो जाएगा गलत। बचा कौन सा? डी। बचा कौन सा? डी। और ये विद्यार्थी वाला बोला जाएगा तो अपना रणवीर सिंह शास्त्री भैया। तो क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भैया स्टॉप करके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 355 नंबर का क्वेश्चन अपना, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम का क्या था? चलो बताओ। बमलेश्वरी भैया मत बोल देना, बमलेश्वरी भैया की जय। तो ये राजनांदगांव में पड़ता है डोंगरगढ़, है ना? लेकिन इनका नाम ये नहीं था। कामाख्या तो असम वाली मंदिर है, असम में जो मंदिर है वो कामाख्या है। हमारे डोंगरगढ़ का नाम था कामावतीपुरी। अच्छे से याद रखो, कामावतीपुरी। डोंगरगढ़ आज के डेट में इतना फेमस जगह बन चुका है। यहाँ पे आपका जैन का सबसे बड़ा आचार्य कौन? विद्यासागर जी, जो कि अभी वर्तमान जैन भाई कोई देख रहे तो वो जानते हैं, जो कि दिगंबर है ना। इन्होंने क्या बोलते हैं यार, जो खाना पीना नहीं खाते हैं और वैसा मृत्यु का त्याग करते हैं, उसको क्या? संलेखना। क्या? संलेखना पद्धति से अपनी मृत्यु का त्याग किया है। ठीक है, मृत्यु का त्याग किया है वो तो मतलब शरीर का त्याग किया है, माफ करिए। संलेखना पद्धति से विद्यासागर जी जो है जैन मुनि यहाँ पे इनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनने वाली है। कहाँ? यहीं पे डोंगरगढ़ में। दूसरा प्रज्ञागिरी का पहाड़ है यहाँ, प्रज्ञागिरी का पहाड़ है आपका। कौन सा? डोंगरगढ़ में। यहीं पे बुद्ध भगवान का मंदिर है। बुद्ध भगवान का मंदिर बोलो, मठ बोलो, जो बोलना बोलो, बुद्ध भगवान की मूर्ति है यहाँ पे। ठीक है, तो डोंगरगढ़ बड़ा फेमस जगह है भाई, है ना। और हमारी श्रद्धेय देवी कौन सी? बमलेश्वरी माता, दुर्गा माता की एक अवतार बमलेश्वरी माता, जो कि नवरात्र में हम लोग दर्शन करने जाते हैं पहाड़ चढ़ के। तो इसका पुराना नाम क्या है भैया? कामावतीपुरी। याद रखने का, पेपर में आया हुआ है, समझ लेना। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे तो देखेंगे, एक साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये जो मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF पता है आपको मिल सकता है टेलीग्राम चैनल पे, हमारी PDF अपलोडेड है। लेकिन उसके लिए मात्र आपको 1 रुपये चार्ज देना होगा। कितना रुपए? 1 रुपया। कितना पैसा? 100 पैसा, 1 रुपये। ये QR कोड है, ठीक है। लेकिन 1 रुपये पेमेंट करने से ये जो PDF रहता है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सेट बना के दे रहे हैं। हम बना के 1 से 100 क्वेश्चन का सेट, फिर उसके बाद 101 से 200 क्वेश्चन का सेट, इसी प्रकार से 201 से 300 क्वेश्चन का सेट। तो मतलब एक सेट में कितने क्वेश्चन आए? 100। तो उसका हम ना 0.5 मतलब 10 क्वेश्चन का 50 पैसा चार्ज करके 100 क्वेश्चनों के लिए हम मात्र और मात्र आपसे 5 रुपए ले रहे हैं। 100 क्वेश्चन का PDF देने के लिए हम आपको 5 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो भाई 1 से 100 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का संकलन किया गया है। जिस भाइयों को चाहिए सिंसियरिटी से
वो इस क्यूआर कोड पे आप वो स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका होता है, इस नंबर पे आप क्यूआर कोड स्क्रीनशॉट करके भेज दो, आपको पीडीएफ इमीडिएट 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। ये आपको हर एक वो एग्जाम में सहायता करेगा जो आपके टेस्ट के रूप में आप लगा सकते हो। और मैं ये जो संकलन किया हूँ वो अलग अलग एग्जाम में छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का ही संकलन किया हूँ, तो उसके एवज में काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करने के लिए आपका अच्छा है। ये सिर्फ इसलिए हम 5 रुपए की कीमत रखें ताकि एक्चुअल में सिंसियर बंदा खरीदे। अदर पीडीएफ ना सबके टेलीग्राम में घूम रहा है, वो मुझे भी पता है। ठीक है, चलो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन 356 नंबर का हमारा ये है, इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया है। देखो, महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में कितने बार आए, चलो बताओ तो कमेंट बॉक्स में स्टॉप करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। महात्मा गांधी जी 2 बार आए, एक बार 1920 में आए, 20 था कि 1921 था यार, 20 ही था। 20 में कौन सा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन। और छत्तीसगढ़ में चल रहा था भाई धमतरी के पास कौन सा जगह है बताओ, कौन सा नहर का चल रहा था, कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह वाला आंदोलन चल रहा था। उसी समय हमारे महात्मा गांधी 20 और 21 दिसंबर, तिथि बता रहा हूँ, 20 और 21 दिसंबर आए थे भैया। 20 दिसंबर को आए थे, 21 दिसंबर में कंडेल नहर पहुंचने से पहले अंग्रेज वाले ने अपने नियम धियम वापस ले लिए। अरे भैया गांधी जी आ गए हैं ऐसा करके, है ना। तो 1920 में आए। तो दूसरा एक बार और बता दो, 1933 में आए थे। ठीक है, 33 में 6-7 दिन के लिए आए थे, उसको बाद में पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो आपको बताना है महिलाओं को कहाँ पे संबोधित किया गया है। लारी स्कूल ना, आनंद समाज वाचनालय, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 का आनंद समाज वाचनालय जो है वो रायपुर में है। कहाँ है दोस्तों, रायपुर में। वहां पे संबोधन किया गया है। रावण भाटा मैदान में कुछ नहीं किया गया था, बूढ़ा तालाब में भी कुछ नहीं किया गया था। अपना ऑप्शन कौन सा आ गया भैया, बताओ, क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो यार, अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ओके लिखो, ओके कमेंट बॉक्स में, और लाइक करो। ठीक है, तभी तो भाई अच्छा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी मैंने बता दिया है। और यहाँ पे पता है महात्मा गांधी जी को 2000 रुपए का कीमत का गहना दिया गया था। गहना, आभूषण दिए थे। आभूषण कहीं लिखा है क्या, तिलक स्वराज फंड टाइप के, ये आभूषण लिखा है। पैसा नहीं दिया गया था, आभूषण दिया गया था, ध्यान रखना। क्या दिया था, आभूषण। उस समय सोना का रेट पता है कितना हुआ करता रहा होगा, 50 रुपए 100 रुपए तोला हुआ करता। अब 2000 सोच लो कितना पैसा उस समय के हिसाब से। आज तो 1 लाख रुपया हो गया है ना। तो आज के हिसाब से छोड़ो, उस समय की बात करो, 2000 रुपए दिए थे, बहुत होता है भाई 2000 रुपए। चलो 357 नंबर क्वेश्चन, 1937 में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी, कौन सी जमींदारी, डोंडी अलग अलग जमींदारी हुआ करता था, आप सभी को पता है। में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने किसने सत्याग्रह किया है, कौन सा नेता था जो डोंडी लोहारा कृषक संघर्ष को नेतृत्व किया था। वली मोहम्मद नहीं थे, वासुदेव देशमुख नहीं थे, नरसिंह प्रसाद और सरयू प्रसाद। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जब दोनों आएगा तो आप दोनों भी लगा सकते हो, लेकिन सरयू प्रसाद अग्रवाल ज्यादा सटीक आंसर होगा। सरयू प्रसाद अग्रवाल ज्यादा सटीक आंसर होगा। ये है अपने बालोद के भाई साहब नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। इन्होंने ऊपर बताया ना, एक नेतृत्व किया था, किसका नेतृत्व किया था, नमक कानून में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, नमक वो तोड़ने में। लेकिन डोंडी लोहारा वाला आएगा तो आप सरयू प्रसाद अग्रवाल को टिक करना। दोनों अग्रवाल भाई बंधु हैं, दुर्ग के बालोद के तरफ के क्षेत्र के हैं। चलो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को थोड़ा और बता दूं। डोंडी लोहारा जमींदारी कृषक संघर्ष के दौरान किसानों के आग्रह पर गांधीवादी नेता सरयू प्रसाद अग्रवाल ने नेतृत्व किया। 9 दिनों का उपवास रखा। कितने दिनों का, अब तो याद रख लो, सरयू 9 दिनों का उपवास रखा। कालांतर में आंदोलन से संबंधित नेता कौन कौन थे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और सजाएं दी गई। लेकिन असली नेता हमारे सरयू भैया थे। असली नेता हमारे कौन थे, सरयू भैया थे। 358 नंबर के क्वेश्चन आ जाइए, ब्रिटिश नियंत्रण काल। फिर से मैं सुबह सुबह बोलता हूँ यार, सबसे शुरू में समझाया था नियंत्रण काल कौन सा, संरक्षण काल कौन सा। नियंत्रण मतलब समझ लो 1854 की बात हो रही है। मैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई है, बताओ। नियंत्रण काल में कौन सी घटना इस राज्य में हुई है, किसके बाद, 1854 के बाद, जब डलहौजी छत्तीसगढ़ को कब्जा कर लिया, है ना, और नागपुर के अधीन हमारा राज्य हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बस्तर हो गया। तो देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय तो मान सकते हैं, लेकिन और बेहतर आंसर लिखते हैं। भोसले शासन की समाप्ति भी मान सकते हैं,
राजधानी स्थानांतरण भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो चीज किया गया और जिसका करेक्ट ज्यादा आंसर माना जाएगा वो तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ किया गया। कहाँ कहाँ, चलो बताओ तो। एक है रायपुर, चलो दूसरा है बताओ, दूसरा रतनपुर, और तीसरा मैं आपसे पूछूंगा कौन सा, बताओ। संबलपुर। बिलासपुर या दुर्ग मत लगा देना, बिलासपुर या दुर्ग मत लगा देना भाई। तहसीलदारी पहले संबलपुर में हुआ, संबलपुर बाद में अलग हुआ है छत्तीसगढ़ से। कब हुआ है? 1905 में हुआ है, तब जाके दुर्ग बनता है, ठीक है। 1905 में अलग हुआ है, उधर चला गया था उड़ीसा में, है ना। तो इसको तहसीलदारी व्यवस्था लगाया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। रायपुर धमतरी रतनपुर को तहसील बनाया गया, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 359 नंबर का है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में क्या प्रारंभ किया भाई? कौन सा आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, पूछ रहा है यार। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कौन किसने किया हमारे राज्य में? देखो दो ही लोग एक्टिव थे, कौन कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है, और दूसरा अपने रविशंकर भैया, रविशंकर शुक्ल जी, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री है हमारे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं मध्य प्रदेश के बोल लीजिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू करने वाले कौन है? आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। यति यतनलाल जैन कहाँ के नेता है बताओ तो? ये महासमुंद के नेता हैं, ठीक है। इनके नाम से एक आश्रम चलता है, इनके नाम से एक आश्रम चलता है। क्या उस आश्रम का नाम बता सकते हो मुझे? चलो वेट कर रहा हूं मैं कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो गया, है ना। कौन? रविशंकर शुक्ल। इन्होंने माना रायपुर से प्रारंभ किया था। कहाँ से? माना जगह है ना। भारत के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, भारत के प्रथम, और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू है। भारत के इतिहास के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रथम है आपके विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और छत्तीसगढ़ के बोला जाएंगे तो रविशंकर शुक्ला। विनोबा भावे के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। जब इन्होंने महात्मा गांधी के प्रभाव में जब आए ना, तो इन्होंने अपनी सारी डिग्रियां आग के हवाले कर दी, आग के हवाले कर दी। कि बोला महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, वकालत वकालत छोड़ छाड़ के भारत की आज़ादी में योगदान कर रहे हैं, तो मैं इतना पढ़ पुढ़ा के और डिग्री इकट्ठा करके क्या करूंगा जब मैं गुलाम ही रहूंगा। इन्होंने अपनी डिग्रियां जला दी, पूरी डिग्रियां। आप पढ़ सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, है ना। आप मत जला देना, क्योंकि अभी भाई कोई आंदोलन चल नहीं रहा है। अभी आंदोलन है मन में, अभी आंदोलन है दिमाग में, अभी आंदोलन है परिवार में, क्योंकि हमें पाना है रोजगार, हमें पाना है बेरोजगारी से छुटकारा, हमें पाना है एक अच्छी नौकरी, इज्जत। तो उसके लिए ये सब काम मत कर देना, ठीक है। मैं बस जस्ट कहानी के रूप में बताया। चलो अगला हमारा 360 नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य के कलचुरी वंश, कौन सी वंश? कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया, अपने राज्य का विस्तार किया? सोमेश्वर कौन था? छिंदक नागवंशी राजा। कहाँ का रहने वाला था? बारसूर। बहुत तंग कर रहा था किसको? कलचुरी शासक को, जाजल्य देव द्वितीय को। द्वितीय के प्रथम है यार, बताओ तो। द्वितीय के प्रथम है, बताओ। द्वितीय है? द्वितीय नहीं है भाई, द्वितीय नहीं है, ठीक है। ये द्वितीय मत लगा देना, ये प्रथम है आंसर। प्रथम जाजल्य देव प्रथम ने क्या किया? सोमेश्वर देव को हरा दिया। सोमेश्वर देव को पकड़ के लाया कहाँ? जांजगीर चांपा। देखो भाई मेरे को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं बस याद रहे आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। जांजगीर चांपा लाया। चांपा वाले लोग तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा नाम जाजल्य देव के नाम पे है। गज शार्दुल बोला जाता था, गज शार्दुल, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जाजल देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को हरा दिया, और उसकी माँ के कहने पर ना सोमेश्वर देव को दोबारा वापस छोड़े, तो जा करके बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक दोबारा वहां पे कार्यक्रम चलाया गया। तो इस प्रकार से ये चीजें हुई। तो मेरे ख्याल से आज हमारा क्वेश्चन पैकअप हो गया, अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिए हमने, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया। चलो एक्सप्लेनेशन और पढ़ लेते हैं। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र जाजल्यदेव प्रथम ने सोमेश्वर को पराजित कर, देखो ये बी लिखा करके मत बोला, गलत कर रहा हूँ, ठीक है। वो गलत लिखा हुआ है, सी है इसका आंसर। क्या सी है? ये है, ए है इसका आंसर, ठीक है। पराजित कर मंत्रियों एवं रानियों समेत सभी को बंदी बना लिया था, लेकिन माता गुंड महादेवी के हस्तक्षेप पर उन्हें छोड़ना पड़ा। सोमेश्वर के बारे में कुरुशपाल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। यह तिथि विहीन अभिलेख नागरी लिपि, कौन सी लिपि? नागरी लिपि, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। लिपि ध्यान रखना, नागरी भाषा याद रखना, संस्कृत, और जिसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं भाई? 39। ऐसे पूछता है फैक्ट के लिए। सोमेश्वर के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? कुरुशपाल अभिलेख में लिखा हुआ है, ऐसा करके। क्या क्या लिखा हुआ है? उसकी लिपि नागरी लिपि में लिखी हुई,
तिथि नहीं है, एकदम पूछा है, देख लेना, तिथि नहीं है ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। और क्या क्या है, 39 पंक्तियां हैं, लिपि क्या है, नागरी है, ठीक है। और भाषा क्या है, संस्कृत है। तेलुगु चलता था बस्तर में, लेकिन संस्कृत है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और हाँ, पीडीएफ वाला कार्यक्रम तो बता दिए था, अगर अच्छा लगा हो तो ये नंबर पे संपर्क मतलब क्यूआर कोड करो, और हमें भी सपोर्ट मिलेगा, आप लोग को भी क्वेश्चन मिलेगा, और हमारे टीम को भी क्या है, कहीं ना कहीं कुछ जो है योगदान हो पाएगा। चलिए, कल के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना है आपको। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? मुझे कमेंट बॉक्स में करो, जितने व्यूज आएंगे उतना कमेंट बॉक्स करना है भाई। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? महेंद्र, संचूड़, कर्णराज, व्यागराज, जयतराज। ठीक है, सीरीज कंटिन्यू करूंगा, उसके लिए मुझे भी आप लोगों से कुछ योगदान चाहिए। कमेंट करो तभी आंसर में समझ में आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।